बहुत पुराने समय की बात है। दरियाए दजला के किनारे बसा हुआ एक शहर था जिसका नाम रायगंज था। यह शहर अपनी रौनक, तिजारत और मजबूत दीवारों की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। दिन के वक्त यहाँ बाजारों में शोर और चहल पहल रहती, मगर जैसे ही रात उतरती गलियां सन्नाटे में डूब जाती और हर दरवाजा बंद हो जाता। इसी शहर की एक तंग और अंधेरी गली में सहराम नाम का एक नौजवान रहता था। वह गरीब था, मगर उसकी गरीबी उसकी सबसे बड़ी परेशानी नहीं थी। असल परेशानी यह थी कि उसे मेहनत से सख्त नफरत थी। उसका मानना था कि दुनिया में दो ही किस्म के लोग होते हैं, एक जो मेहनत करके जीते हैं और दूसरे जो दूसरों की मेहनत पर अपना हक जमा लेते हैं। और सहराम खुद को दूसरी किस्म का इंसान समझता था। सहराम चोरी करता था, मगर आम चोरों की तरह नहीं। वह जल्दबाजी या लालच में कोई कदम नहीं उठाता था। जिस घर को वह निशाना बनाता, दिन के उजाले में कई बार उसके आसपास घूमता, घर वालों की आदतें देखता, आने जाने के रास्ते गिनता और पहरे का अंदाजा लगाता। फिर रात के सन्नाटे में वह ऐसे गायब हो जाता जैसे अंधेरे का ही हिस्सा हो। कई बार लोग सुबह उठकर देखते कि ताले वैसे ही लगे हैं, दरवाजे वैसे ही बंद हैं, मगर कीमती सामान अपनी जगह से गायब है। रायगंज के लोग हैरान थे, पहरेदार परेशान थे और शहर का हाकिम शर्मिंदा। मगर सहराम हर बार बच निकलता। एक दोपहर सहराम शहर के बाहरी हिस्से में घूम रहा था, जहां पुराने मकान थे और आबादी कम थी। वहां अमीर लोग कम ही आते थे और गलियां अक्सर सुनसान रहती थीं। तभी उसकी नजर एक ऐसे घर पर पड़ी जो देखने में बहुत सादा था, मगर उसके दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर गया। न वहां कोई पहरा था, न कुत्ता, न ही दरवाजे पर बैठा कोई आदमी। सहराम कुछ देर वहीं खड़ा रहा और गौर से देखने लगा। तभी उसने देखा कि घर के अंदर एक बुजुर्ग आदमी लकड़ी की छड़ी के सहारे धीरे धीरे चल रहा है। उसकी चाल और उसके हाथों की हरकत से साफ पता चलता था कि वह देख नहीं सकता। यह देखकर सहराम के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसके दिल में लालच ने जगह बना ली। कुछ समय बाद काजी ने कानून के दायरे में रहते हुए एक फैसला किया। जिन घरों में नुकसान हुआ था उनके लिए भरपाई का इंतजाम कराया गया और कैद खाने में बंद लोगों को काम सिखाने का आदेश दिया गया, ताकि सजा के साथ सुधार का रास्ता भी खुले। यह कोई नरमी नहीं थी, बल्कि इंसाफ की वह शक्ल थी जिसमें भविष्य का ख्याल शामिल होता है। रहमान दास ने यह सुना तो उसके चेहरे पर सुकून आया। उसने कहा कि आंखों का ना होना कमजोरी नहीं, कमजोरी तब होती है जब इंसान सच देखने से इनकार कर दे। रायगंज में धीरे धीरे अफवाहें थम गईं। पहरेदारों की सख्ती कम नहीं हुई, मगर लोगों की नजर बदलने लगी। अब दरवाजे बंद होने के साथ साथ दिल भी खुलने लगे। लोग एक दूसरे से बात करने लगे, शक के बजाय समझ ने जगह ली। आरिफ को लगा कि शहर ने एक कठिन सबक सीखा है कि इंसाफ तलवार नहीं, तराजू है, और तराजू तभी सही रहता है जब उसमें अकल के साथ जमीर भी रखा जाए। सहराम की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, मगर उसका घमंड यहीं टूट गया बने। और रहमान दास, जिसे सब कमजोर समझते थे, शहर के लिए एक आईना बन गया। ऐसा आईना जिसमें लोग खुद को देख सकें। इस तरह रायगंज ने जाना कि बुराई सिर्फ करने से नहीं बढ़ती, सहारा देने से भी बढ़ती है। और यह भी कि अगर हर इंसान अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठा ले तो सबसे चालाक धोखा भी एक दिन बेनकाब हो जाता है। कहानी का अंत यहीं होता है, मगर सबक चलता रहता है, क्योंकि हर शहर रायगंज है और हर दौर में सहराम कहीं ना कहीं मौजूद होता है। रायगंज में बदलती हवा को सबसे पहले आरिफ ने महसूस किया। अफवाहें, डर और शक का जहर शहर की गलियों में धीरे धीरे फैल रहा था, और ये वही माहौल था जिसमें कभी सहराम जैसे लोग पैदा होते हैं। आरिफ जानता था कि अगर इंसाफ सिर्फ सजा बनकर रह गया तो लोग कुछ वक्त के लिए शांत तो हो जाएंगे, मगर उनकी सोच नहीं बदलेगी। उसने काजी से इजाजत ली कि वह शहर के लोगों के सामने एक खुली बैठक रखे, जहां सहराम के मामले को किसी तमाशे की तरह नहीं, बल्कि एक सीख की तरह रखा जाए। काजी ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, मगर रहमान दास की खामोश मौजूदगी और उसकी धीमी मगर गहरी बातों ने उसे रजामंद कर लिया। निर्धारित दिन पर शहर के चौराहे में लोग जमा हुए। कोई उत्सुक था, कोई डरा हुआ, कोई सिर्फ देखने आया था। आरिफ ने बात शुरू की और बिना किसी नाम के उस रात की कहानी सुनाई। कैसे लालच ने दिमाग को मात दी, कैसे अकल ने रास्ता दिखाने के बजाय गुमराह किया, और कैसे एक कमजोर समझे जाने वाले इंसान की सब्र और होशियारी ने बड़े से बड़े धोखे को बेनकाब कर दिया। उसने साफ कहा कि चोर सिर्फ वह नहीं होता जो हाथ से माल उठाता है, बल्कि वह भी होता है जो गलत को देखकर साथ देता है, चुप रहता है या उसे आसान बनाता है। भीड़ में खामोशी छा गई। यह खामोशी डर की नहीं, समझ की थी। उधर कैद खाने में नजीर और इल्हान तक यह बातें पहुंची। दोनों ने पहली बार सहराम के सामने खुलकर बात की।
इल्हान ने कहा कि उसने हमेशा हालात को दोष दिया, मगर उस रात उसका फैसला ही उसकी सबसे बड़ी गलती था। नजीर ने माना कि डर के बावजूद अगर वह रुक जाता तो शायद सब कुछ बदल जाता। सहराम चुप रहा। उसके भीतर बहुत कुछ टूट चुका था, मगर उसी टूटन के बीच पहली बार उसे अपनी सोच की सच्चाई दिखी। उसे समझ आया कि जिस अकल पर वह घमंड करता था वह अकल नहीं, चालाकी थी, और चालाकी का अंजाम अक्सर शर्म बनकर लौटता है। काजी का बेटा, जिसका नाम आरिफ था, इन सब बातों को दूर से देख रहा था। वह अपने बाप से अक्सर कहता कि इंसाफ सिर्फ सजा देने का नाम नहीं, बल्कि लोगों को समझ देने का भी नाम है। काजी उसकी बात सुनता जरूर था, मगर अपने ओहदे और कानून की मजबूरी के आगे वह कई बार खामोश हो जाता था। फिर भी आरिफ के दिल में एक बेचैनी थी। उसे लगता था कि इस कहानी का अंत अभी अधूरा है और आने वाले वक्त में यह शहर एक और इम्तिहान से गुजरने वाला है। कुछ महीनों बाद रायगंज में अजीब अफवाहें फैलने लगीं। कहा जाने लगा कि रात के वक्त कुछ घरों के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं और फिर सुबह सब कुछ अपनी जगह सही सलामत मिलता है। लोग डरने लगे कि कहीं सहराम जैसे किसी और ने उसका तरीका तो नहीं अपना लिया। पहरेदार चौकन्ने हो गए और शहर का माहौल फिर से सख्त होने लगा। रहमान दास ने ये बातें सुनी तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। वह समझ गया कि अगर डर यूं ही फैलता रहा तो बेगुनाह लोग भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। कि एक शाम रहमान दास काजी के घर पहुंचा। उसने लाठी के सहारे दरवाजा खटखटाया और अंदर बैठकर काजी और उसके बेटे से लंबी बात की। उसने कहा कि उसने अपनी आंखों से नहीं मगर जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है और उसे डर है कि सजा के बावजूद अगर लोगों की सोच नहीं बदली तो यह शहर फिर उसी अंधेरे में लौट जाएगा। आरिफ उसकी बातों को ध्यान से सुनता रहा और उसके दिल में एक नई योजना ने जन्म लिया। उसने सोचा कि शायद अब वक्त आ गया है कि सहराम और उसके साथियों की कहानी को एक सबक की तरह लोगों के सामने लाया जाए, ताकि डर नहीं समझ पैदा हो। और यहीं से रायगंज की कहानी ने एक नया मोड़ लेने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे फैसले होने वाले थे जो सिर्फ एक चोर की नहीं बल्कि पूरे शहर की किस्मत बदलने वाले थे। काजी का फैसला सुनते ही अदालत में गहरी खामोशी छा गई। सहराम की टांगों से जैसे जान निकल गई हो। उसकी नजरें झुक गईं और सांसें बोझिल हो गईं। नजीर और इल्हान पत्थर बने खड़े थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, मगर अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। फैसले के बाद सहराम को सिपाहियों के हवाले कर दिया गया और बाकी दोनों को कैद खाने भेज दिया गया। रायगंज की गलियों में यह खबर आग की तरह फैल गई कि वह चोर, जिसने बरसों तक शहर को चकमा दिया था, आखिर पकड़ लिया गया। लोग अपने अपने घरों में बैठकर इस किस्से पर बातें करते रहे। कुछ ने राहत की सांस ली और कुछ ने यह सोचकर सिर हिलाया कि अक्ल अगर गलत रास्ते पर चल पड़े तो इंसान खुद अपना दुश्मन बन जाता है। दिन बीतते गए और शहर की रफ्तार फिर से चल पड़ी, मगर कुछ दिलों में बेचैनी बनी रही। बूढ़ा आदमी, जिसका नाम अब लोगों को रहमान दास के तौर पर पता चला था, अपने घर लौटा तो उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वह वही रहमान दास था जिसे सब कमजोर और बेबस समझते थे, मगर अब लोग उसके सामने झुककर बात करने लगे थे। उसे यह इज्जत अच्छी नहीं लगती थी। वह अक्सर सोचता कि इंसान की असली ताकत दिखने में नहीं, समझ और सब्र में होती है। उसने अपने घर की संदूकें फिर से बंद की, मगर उसके दिल में एक सवाल बार बार उठता रहा कि क्या सजा से इंसान बदल जाता है या बदलाव के लिए कुछ और भी जरूरी होता है। उधर कैद खाने में नजीर और इल्हान की रातें बेचैन गुजर रही थीं। वे बार बार उसी रात को याद करते जब उन्होंने सहराम की बात मान ली थी। इल्हान को हर वक्त यह ख्याल सताता कि अगर उसने उसी शाम साफ इनकार कर दिया होता तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। नजीर चुपचाप रहता, मगर उसकी आंखों में शर्म और पछतावा साफ झलकता था। कैद खाने की दीवारें उन्हें हर पल उनकी गलती याद दिलाती थीं। वहीं सहराम की हालत सबसे अलग थी। उसके लिए यह सिर्फ सजा नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी सोच का टूटना था। जिस अक्ल पर उसे घमंड था, वही अक्ल उसे यहाँ तक ले आई थी। उसकी आवाज रात की खामोशी को चीरती हुई दूर तक फैल गई। पड़ोसी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और देखते ही देखते आंगन में भीड़ जमा हो गई। नजीर और इल्हान घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे, मगर तब तक देर हो चुकी थी। लोगों ने तीनों को पकड़ लिया और रस्सियों से बांध दिया। सहराम अब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसकी चाल उलटी पड़ चुकी है। सुबह होते ही तीनों को शहर के काजी के सामने पेश किया गया। अदालत लोगों से भरी हुई थी और हर कोई जानना चाहता था कि ये वही चोर हैं या नहीं जिनका शहर में इतना शोर मचा हुआ था। बूढ़ा आदमी भी वहां मौजूद था और उसने काजी को सारी बात विस्तार से बता दी। जब काजी ने तीनों से पूछा कि क्या वे अपना जुर्म कबूल करते हैं, तो तीनों एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि खुद को दोषी ठहरा सके।
हर एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहा था और काजी के लिए यह तय करना मुश्किल होता जा रहा था कि असली गुनहगार कौन है। काजी ने उनकी समझ और फितरत को परखने का फैसला किया। उसने खाने का हुक्म दिया ताकि देखा जा सके कि उनमें से कौन कितना होशियार है। जब सहराम ने गोश्त को पहचान लिया, हिशाम ने दूध की सच्चाई बता दी और तब्रेज ने चनों का राज खोल दिया तो अदालत में खुसर पुसर मच गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अक्ल रखने वाले लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। इसी उलझन में काजी घर लौटा और देर तक सोचता रहा। उसका बेटा चुपचाप सब सुन रहा था। आखिर उसने अपने बाप से कहा कि अगर इजाजत हो तो वह एक तरीका आजमाना चाहता है। अगले दिन जब तीनों फिर अदालत में लाए गए तो काजी के बेटे ने एक कहानी सुनाकर उनसे सवाल किया। तीनों ने अपने अपने जवाब दिए और वही जवाब सहराम की पोल खोल गया। जैसे ही उसने चोर की तारीफ की, काजी के बेटे को यकीन हो गया कि असली मुजरिम वही है। इसके बाद जब सहराम से सख्ती से पूछताछ की गई तो वह ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं सका और सब कुछ कबूल कर लिया। नजीर और इल्हान का कसूर भी सामने आ गया कि उन्होंने उसका साथ दिया था, चाहे चोरी खुद न की हो। अदालत में सन्नाटा छा गया और काजी ने इंसाफ का फैसला सुना दिया। सहराम की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई और उसे पहली बार एहसास हुआ कि अक्ल अगर गलत रास्ते पर लग जाए तो वही अकल इंसान को तबाही तक पहुंचा देती है। और यहीं पहले हिस्से की यह कड़ी खत्म होती है। मगर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि आने वाले वक्त में इस फैसले के असर सिर्फ सहराम पर नहीं बल्कि रायगंज के कई और लोगों पर भी पड़ने वाले थे। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और रायगंज की गलियां एक एक करके खामोश होती चली जा रही थीं। सहराम आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे नजीर और इल्हान साए की तरह कदम बढ़ा रहे थे। तीनों के दिलों की धड़कन तेज थी, मगर हर एक के मन में अलग अलग ख्याल उमड़ रहे थे। सहराम के लिए यह रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी बन सकती थी, जबकि नजीर और इल्हान के दिलों में डर और पछतावे की हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं। जब वे उस मकान के पास पहुंचे तो सहराम ने इशारे से दोनों को रुकने को कहा और खुद चारों तरफ नजर दौड़ाई। गली बिल्कुल सुनसान थी और दूर दूर तक कोई जागता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। सहराम सबसे पहले दीवार पर चढ़ा और बिना आवाज किए अंदर उतर गया। उसके बाद नजीर और इल्हान भी किसी तरह दीवार फांद कर आंगन में पहुंच गए। आंगन में हल्की सी ठंडक थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। सामने वही बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें गहरी और बराबर चल रही थीं। तीनों ने यही समझा कि वह गहरी नींद में है। सहराम ने इशारे से दोनों को एक तरफ रहने को कहा और खुद धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ा। उसके कदम इतने हल्के थे कि जैसे जमीन को छू ही नहीं रहे हों। कमरे के अंदर पहुंचते ही सहराम की आंखें चमक उठी। दीवार के साथ रखी संदूकें, कपड़ों के गट्ठर और कोने में रखा लकड़ी का बक्सा उसके दिल की धड़कन और तेज कर रहा था। उसने फौरन काम शुरू कर दिया और एक कपड़े में कीमती चीजें समेटने लगा। बाहर नजीर और इल्हान बेचैनी से इधर उधर देख रहे थे। हर हल्की सी आवाज पर उनके दिल बैठ जाते थे, मगर सहराम पूरी तसल्ली से अपने काम में लगा हुआ था। उन्हें यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि चारपाई पर लेटा हुआ बूढ़ा आदमी कब का जाग चुका है। वह आंखों से भले ही न देख सकता हो, मगर कान और दिमाग पूरी तरह होश में थे। उसने कदमों की आहट सुनी, कपड़ों की सरसराहट महसूस की और समझ गया कि वही हो रहा है जिसका उसे डर था। मगर उसने जल्दबाजी नहीं की। वह चुपचाप उठा, धीरे से बाहर आया और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर उसने पूरी ताकत से शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने जूते हाथ में पकड़े और बिना कोई आवाज किए घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर सादगी थी, मगर कोनों में रखी पुरानी संदूकें और दीवारों पर टंगे कीमती कपड़े साफ बता रहे थे कि यह घर गरीब नहीं है। सहराम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर यह दांव सही बैठ गया तो वह बरसों तक आराम की जिंदगी जी सकता है। मगर अगले ही पल उसका दिमाग हरकत में आ गया और उसे एहसास हुआ कि इतना सारा माल वह अकेले नहीं निकाल सकता। यही सोचकर वह बिना कुछ छुए वैसे ही चुपचाप बाहर निकल आया। शाम ढलते ही सहराम शहर से बाहर खेतों की तरफ चल पड़ा, जहां उसके दो पुराने साथी अक्सर बैठे रहते थे। उनके नाम नजीर और इल्हान थे। दोनों ही गरीब और बेरोजगार थे, मगर दिल के बुरे नहीं थे। हालात ने उन्हें भी थका दिया था, लेकिन उन्होंने अब तक चोरी या किसी बड़े जुर्म का रास्ता नहीं अपनाया था। सहराम ने उनके पास बैठकर पुरानी बातें छेड़ी, हंसी मजाक किया और फिर बड़े आराम से बोला कि अगर वह कहे कि एक ही रात में उनकी किस्मत बदल सकती है तो क्या वे उसका यकीन करेंगे। नजीर ने हंसकर बात टाल दी, मगर इल्हान खामोश रहा और उसकी आंखों में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। जब सहराम ने चोरी का जिक्र किया तो दोनों एकदम चौंक गए। नजीर ने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि अगर पकड़े गए तो सिर्फ हाथ ही नहीं कटेंगे, जमीर भी मर जाएगा।
सहराम ने उन्हें समझाया कि यह आम चोरी नहीं है। उसने उस बूढ़े आदमी का जिक्र किया जो अकेला है और देख नहीं सकता। उसने वादा किया कि चोरी वह खुद करेगा और अगर कोई मुसीबत आई तो सारा इल्जाम उसी पर होगा, उन्हें बस साथ देना होगा। काफी देर की खामोशी के बाद इल्हान ने सिर झुका लिया और नजीर ने गहरी सांस लेकर हामी भर दी। रात के आखिरी पहर तीनों साए की तरह उस घर की तरफ बढ़े जिसे वे सोया हुआ समझ रहे थे। वह आदमी असल में जाग रहा था और उस रात रायगंज में सिर्फ एक चोरी नहीं होने वाली थी, बल्कि कई किस्मतों का फैसला लिखा जाने वाला था।